नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो इसका शासनकाल जो है 319 बीसी से 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक जो है रहा था। लिखेंगे दोस्तों 319 एडी से लेकर 540 एडी जो है इसका शासनकाल रहा था। किसका दोस्तों? गुप्त वंश का। अब दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। गुप्त वंश की यदि बात की जाए तो दोस्तों, गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों, ये गुप्त कौन थे? तो गुप्त जो है दोस्तों कुषाणों के सामंत थे। सामंत कौन होता है दोस्तों? सामंत होता है मंत्री। यानी गुप्त साम्राज्य से पहले हमने पढ़ा था कुषाणों के बारे में। तो इन्हीं कुषाणों के जो है कौन थे? सामंत यानी मंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही गुप्त साम्राज्य के संस्थापक यानी फाउंडर है श्रीगुप्त। और इनकी एक उपाधि है महाराज की। तो ये आपको याद रखना है। और इनके बाद आते हैं घटोत्कच, जो कि इनके बेटे हैं श्रीगुप्त के। घटोत्कच के बाद आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 एडी से लेकर 334 एडी तक जो है गद्दी पर रहेंगे। और इन्होंने जो है गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अब इनको लिख लेते हैं, इनकी थ्योरी को, फिर अच्छे से इनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। संस्थापक किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को जो है माना जाता है। अब दोस्तों, इनकी जो है एक उपाधि थी श्रीगुप्त की। उपाधि यानी टाइटल की यदि बात की जाए तो महाराज, यानी महाराज की जो है इनकी उपाधि थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, साथ ही इनके बाद कौन आता है गद्दी पर? इनके बाद आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच ये भी एक कमज़ोर शासक था, घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद कौन आता है गद्दी पर? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आता है। कौन आता है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जो कि 319 एडी से लेकर 334 एडी तक जो है गद्दी पर रहेंगे। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ को हम नोट करके लिख लेते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त साम्राज्य को। किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम की यदि बात की जाए तो इनको जो है दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। तो इनको वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। और साथ ही दोस्तों, इनकी उपाधि यानी टाइटल की यदि बात की जाए, इनकी उपाधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि किसकी है? तो चंद्रगुप्त प्रथम की है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इनको वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, इन्होंने जो है गुप्त वंश को शक्तिशाली बनाया था। गुप्त वंश को शक्तिशाली बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली किसने बनाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है बनाया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। तो लिख लेते हैं इनको चंद्रगुप्त प्रथम। तो पहले दोस्तों राजधानी लिख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा, जिस दिन गद्दी पर बैठा, यानी 319 AD में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था कब? 319 ईस्वी में, जब 319 ईस्वी में जब क्या गद्दी पर बैठा था। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य यानी शादी, जिस दिन इनकी शादी हुई थी, तो शादी यानी शादी वाले दिन, यानी उसी दिन राजा रानी का सिक्का चलाया था। राजा रानी का सिक्का चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है चलाया था। और सोने का सिक्का था, याद रखें दोस्तों, सोने का सिक्का था। ये सिक्का कैसा था दोस्तों? सोने का सिक्का था। काय का सिक्का था दोस्तों? सोने का जो है सिक्का था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो इसको भी लिख लेते हैं। यानी सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसकी शादी किससे हुई थी? तो शादी जो है हो गई थी। किससे हुई थी शादी? अब किससे हुई थी? तो इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था दोस्तों कुमार देवी। किसका? कुमार देवी जो है इसकी पत्नी का नाम था। और ये जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों अभी इसको हम अच्छे से समझेंगे, इस सभी कुछ जो है आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और दहेज में जो है यहाँ से क्या मिला था? यानी जब इसने कुमार देवी से शादी की थी, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो इसको दहेज में यहाँ से क्या मिला था? तो दहेज में मिला था काशी। क्या मिला था दोस्तों? काशी जो है मिला था। क्या मिला था? काशी नहीं, वैशाली मिला था दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे काशी जो है बिंबिसार को मिला था, काशी जो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वैशाली जो है इसको मिला था। अब इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद जो है हम किसके बारे में देखेंगे? इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में जो है देखेंगे। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं यानी गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की यदि बात की जाए तो इसका शासनकाल जो है 319 AD से 540 AD यानी ईस्वी तक जो है रहा था। अब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त जो है इसके संस्थापक थे, जिनकी उपाधि यानी टाइटल है महाराज की। इनके बाद कौन आता है? घटोत्कच आता है, जो कि कमजोर शासक था। इसका इतने बारे में कुछ नहीं जानकारी मिलती है, तो घटोत्कच था। और साथ ही दोस्तों जो ये गुप्त साम्राज्य है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी जो है कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 AD से 334 AD तक रहता है। इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को। अब इसको वास्तविक संस्थापक जो है क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों इसने जो है गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली जो है बनाया था। और साथ ही दोस्तों इसकी एक उपाधि यानी टाइटल है महाराजा धीराज की, कई बार पूछी गई है। गुप्त वंश को शक्तिशाली बनाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार में जो पटना पड़ती है, तो यही पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा था यानी 319 AD में, तो उसी दिन जो है इसने गुप्त संवत चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त संवत कब चला था? 319 AD में चला था। किसने चलाया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको चलाया था। और साथ ही दोस्तों अब इसकी शादी के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी, यानी जिस दिन इसकी शादी हुई थी, तो उसी दिन जो है इसने राजा रानी का सिक्का जो है चलाया था। और ये राजा रानी का सिक्का जो है किसका था? सोने का सिक्का था। और सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या था दोस्तों? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। जब इसने कुमार देवी से जो है शादी की थी, किसने दोस्तों?
लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसको दहेज में यहाँ से मिला था वैशाली, यानी इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। अब वैशाली भी इसको दहेज में मिल गया था, तो इसका क्षेत्र जो है बड़ा हो गया था, यानी अब वैशाली पर भी इसका कंट्रोल हो गया था और पाटलिपुत्र पर भी जो है इसका कंट्रोल जो है हो गया था। अब धीरे धीरे इनका शासन जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो इन सभी के बारे में जो हमने पढ़ा है। अब किसके बारे में अब आते हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। कौन? समुद्रगुप्त आता है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर कब से कब तक? 335 एडी से लेकर 380 ईस्वी तक, 380 एडी तक जो है गद्दी पर रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका पिता था चंद्रगुप्त प्रथम और इसकी माता लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी, इसीलिए इसे लिच्छवी दोहित्र जो है कहा जाता है। किसको? लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और साथ ही इसको भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है 9+12 राजाओं को जो है हराया था। कि कितने दोस्तों? 9+12 राजाओं को जो है इसने हराया था। और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। इसकी उपाधियां जैसे कविराज, परम भागवत, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र, व्याघ्र पराक्रम, समरसत और कांच, तो ये सभी जो हैं दोस्तों ये किसकी उपाधियां? ये सभी किसकी उपाधियां? ये सभी जो हैं समुद्रगुप्त की जो है उपाधियां हैं। और साथ ही दोस्तों यह जो है संगीत प्रेमी था, इसके सिक्के पर बीणा बजाते हुए जो है दिखाया गया है, इसीलिए इसको कविराज भी जो है कहा जाता है। तो अब इन सब के बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इसके पिता की बात कर लेते हैं पहले। इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसका पिता था, यानी इसके पापा थे, तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी माता की यदि बात की जाए दोस्तों, माता की यदि बात की जाए तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जो है इसकी माता थी समुद्रगुप्त की। अब साथ ही दोस्तों इसीलिए इसे यानी समुद्रगुप्त को जो है इसीलिए लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। इसलिए इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्या दोस्तों? लिच्छवी दोहित्र जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अब इसको दोस्तों, जैसे भारत का नेपोलियन जो है इसको कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इसको भारत का नेपोलियन, सबसे पहले भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा गया था, क्योंकि इसने 9+12 राजाओं को हराया था। राजाओं को हराया था। तो ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कविराज। इसको कविराज भी कहा गया है। और साथ ही और क्या कहा गया है इसको? परम क्रमांक, परम भागवत कहा गया, परम क्रमांक कहा गया, परम क्रमांक जो है इसको कहा गया है। और क्या कहा गया दोस्तों? लिच्छवी दोहित्र इसको जो है लिच्छवी दोहित्र कहा गया। और साथ ही दोस्तों व्याघ्र पराक्रम इसको कहा गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समरसत जो है इसको कहा गया। और क्या कहा गया दोस्तों? इसको कांच कहा गया, यानी विष्णु उपासक क्या दोस्तों? विष्णु उपासक या भक्त जो है कहा गया। तो इसको ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यह संगीत प्रेमी था जिसके बीना बजाते हुए दिखाया गया है।
यह संगीत प्रेमी था। संगीत यह संगीत प्रेमी था। यह जो है संगीत प्रेमी था। इसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो ये 335 ईस्वी से 340 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। इसके पिता हैं चंद्रगुप्त प्रथम, माता कौन है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। और इसीलिए जो है इसको लिच्छवी दोहित्र जो है कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को। इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। अब इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया था, क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन जो है कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था, उसी प्रकार जो है समुद्रगुप्त भी कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था। इसीलिए विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन जो है कहा गया था। यानी इसने जो है 9+12 राजाओं को हराया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 9 आर्यव्रत 9 आर्यवर्त +12 दक्षिणावर्त राजाओं को हराया था। किसको दोस्तों, राजाओं को हराया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 आर्यावर्त का मतलब है 9 उत्तर भारत के राजाओं को, 12 दक्षिणावर्त की बात है, यानी 12 दक्षिण राजाओं को जो है इसने हराया था। यानी ये भी कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था। तो इसीलिए जो है विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन जो है कहा था। कविराज की यदि बात की जाए तो इसको कविराज कहा जाता है, यानी संगीत प्रेमी, क्योंकि इसका ये संगीत प्रेमी था और इसके सिक्के मिले हैं जिन पर ये बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बीना की यदि बात की जाए तो आपने सरस्वती माता की तस्वीर देखी होगी, उनके हाथ में जो बीना होती है तो उसी को बजाते हुए दिखा गया है इसके सिक्कों पर। तो इसीलिए इसको कविराज या संगीत प्रेमी जो है कहा गया है। परम भागवत कई बार पूछा गया है। परम क्रमांक लिच्छवी दोहित्र भी पूछा गया है। व्याघ्र पराक्रम, समरसत और कांच यानी विष्णु का उपासक या विष्णु का भक्त था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी जो हैं यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जो अच्छे से याद कर लेंगे। अब आते हैं इनके दरबारी कौन थे, यानी जो समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी थे हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। और ये संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया था। इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन जो है किया गया था। इसके पास एक संगठित नौसेना थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ से इसी के समय जो एक एरन अभिलेख मिलता है, जिसके बारे में एरन अभिलेख जो है मिला था, जिसको भानुगुप्त ने जो है जारी कराया था। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है कि गुप्त काल के समय जो है सती प्रथा प्रचलित थी। और ये किस भाषा में था दोस्तों, संस्कृत भाषा में, याद रखेंगे। तो अब इन सभी के बारे में हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इसके बेटों के बारे में जानेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी इनके दरबारी कौन थे, इनके दरबारी थे हरिसेन याद रखें दोस्तों। इनके दरबारी हरिसेन थे। तो इनके दरबारी कौन थे दोस्तों, हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, अभिलेख लिखा है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की यदि बात की जाए तो इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा थी संस्कृत। दोस्तों संस्कृत। अब दोस्तों इसमें किसके बारे में, समुद्रगुप्त की विजय वर्णन के बारे में, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन इसमें किया गया, विजय का वर्णन जो है बताया गया है इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके पास एक संगठित नौसेना थी। इसके पास एक संगठित नौसेना थी, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
यहाँ पर यानी इसके समय जो है ऐरण अभिलेख मिला है, ऐरण अभिलेख मिला है, ऐरण अभिलेख जो है मिला है, जिसमें सती प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा प्रचलित थी। क्या दोस्तों, सती प्रथा जो है प्रचलित थी, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऐरण अभिलेख को जो है किसने जारी कराया था और ये कहाँ पे मिला था। तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे पर, मध्य प्रदेश में जो है बेतवा नदी पर, याद रखें दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे पर जो है ये मिला है। और साथ ही दोस्तों इसको जारी किसने कराया था, भानुगुप्त ने, भानुगुप्त ने, भानुगुप्त ने जारी कराया था। किसने दोस्तों, भानुगुप्त ने जारी कराया था, तो ये आपको कराया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या थी, संस्कृत थी, भाषा थी संस्कृत, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है इसके समुद्रगुप्त के पुत्रों के यानी बेटों के बारे में जानेंगे। तो यानी दोस्तों समुद्रगुप्त के यानी इनके दरबारी हरिसेन थे, जिसने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था। आप दोस्तों अभिलेख के बारे में जो है आप सभी को पता है, लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की यदि बात की जाए तो प्रशस्ति अभिलेख वह होता है जिसमें जो है राजा की प्रशंसा के बारे में यानी राजा की अच्छाइयों के बारे में जो है लिखा जाता है, तो उसकी तारीफ की जाती है। तो इस प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त की विजय के बारे में जो है वर्णन किया गया है, समुद्र की गुप्त की विजय का वर्णन जो है किया गया है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके पास जो एक संगठित नौसेना थी। तो कौन सा गुप्त शासक था जिसके पास संगठित नौसेना थी, समुद्रगुप्त के पास है। साथ ही यहाँ से एक ऐरण अभिलेख मिला था मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे पर। इस ऐरण अभिलेख में जो है सती प्रथा जो है प्रचलित थी। सती प्रथा की यदि बात की जाए यानी गुप्त काल में जो है सती प्रथा प्रचलित थी। तो अब सती प्रथा क्या होता है, तो यानी पहले क्या होता था दोस्तों, जब ये सती प्रथा चलती थी तो यानी जब किसी स्त्री का जो है हस्बैंड यानी उसके पति खत्म हो जाते थे तो क्या होता था, उस स्त्री को भी जो है उसी उसके पति के साथ जो है जलाया जाता था और उसकी चिता पर जो है इसको बांध दिया जाता था और जिंदा जलाया जाता था। और इसकी जो है शोर शराबे की आवाज़ ना आए और ढोल नगाड़े जो है बजाए जाते थे ताकि इसके चिल्लाने की आवाज़ ना आ सके। यानी ये पहले ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी, यानी पति के बिना जो है पत्नी का कोई अस्तित्व भी जो है नहीं होता था, यानी पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी को भी जो है उसके साथ जला दिया जाता था। यही होती थी दोस्तों सती प्रथा, और ये गुप्त काल में जो है प्रचलित थी। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐरण अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो कि संस्कृत भाषा में जारी कराया गया था विष्णुगुप्त के द्वारा। विष्णुगुप्त के नहीं, ये भानुगुप्त के द्वारा जारी कराया गया था, और ये भानुगुप्त भी जो है गुप्त काल का शासक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे मिला था और ये भानुगुप्त ने इसको जारी कराया था। भाषा थी इसकी संस्कृत, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के जो है दो बेटे थे, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा था रामगुप्त। अब दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद जो है गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है गद्दी पर, रामगुप्त बैठता है, जो कि एक कमजोर शासक था। इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। कौन दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो शकों का राजा था एक रुद्र तृतीय। तो रुद्र तृतीय किससे यानी रुद्र तृतीय रामगुप्त से कहता है कि तुमको जो है अपनी पत्नी देना, तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा साम्राज्य जो है ख़त्म कर दूंगा। तो रामगुप्त कहता है कि भैया मेरा साम्राज्य नष्ट मत करना, मेरी पत्नी को जो है ले लो। अब दोस्तों ये बात जो है ध्रुव देवी को पता लग जाती है, तो ध्रुव देवी जो है सीधे किसके पास जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, पहले जो है इस रामगुप्त को गद्दी पर से हटाता है और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद जो है दोस्तों रामगुप्त की हत्या भी कौन कर देता है, रामगुप्त की हत्या भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है करता है। अब ये रुद्र तृतीय को जो है किसकी सहायता से हराता है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसकी एक बेटी है दोस्तों जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। तो इसकी शादी जो है बाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से जो है होती है। तो इसकी सहायता से मिलकर जो है रुद्र तृतीय को जो है हरा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस कहानी को हम पहले लिख लेते हैं, फिर और अच्छे से जो है समझेंगे, या भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसके जो है दो बेटे थे। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए
तो इसके कितने, इसके जो है 2 बेटे थे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त, रामगुप्त। कौन था दोस्तों, रामगुप्त। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पत्नी कौन थी, रामगुप्त की। रामगुप्त की पत्नी है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी कौन है दोस्तों, ध्रुव देवी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है कमजोर शासक था, कमजोर शासक था। ये जो है दोस्तों कमजोर शासक था। अभी पहले हम लिख लेते हैं, अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों शक का राजा यानी शकों का राजा, शकों का राजा था। कौन था दोस्तों, शकों का राजा था रुद्र तृतीय, रुद्र तृतीय था। अब दोस्तों ये रुद्र तृतीय जो है किससे कहता है, रुद्र तृतीय जो है रामगुप्त से कहता है कि तुमको जो है अपनी पत्नी मुझको देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, शकों का अंतिम शासक था, शकों का अंतिम शासक था। दोस्तों याद रखेंगे, शकों का जो है अंतिम शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो एक नाटक लिखा गया था। तो दोस्तों अभी इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे देवी, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम की यदि बात की जाए तो ये सारी कहानी जो है देवी राम गुप्तम में जो है लिखी गई है। और ये किसने लिखा था, देवी राम चंद्रगुप्तम को विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह जो है किसके साथ हुआ था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था, राजकुमारी कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा से जो है हुआ था। अब दोस्तों इनकी एक बेटी थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। कौन थी दोस्तों, प्रभावती गुप्त थी। और साथ ही दोस्तों अब इसकी शादी जो है, शादी की यदि बात की जाए तो इसकी शादी जो है वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश रुद्र सेकंड से हुई थी। किससे दोस्तों, रुद्र सेकंड से, रुद्र सेन सेकंड से जो है इसकी शादी होती है। अब दोस्तों आप समझते हैं पूरी कहानी को। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के जो है 2 पुत्र थे। एक कहानी हमने पहले पढ़ ली। अब दूसरी दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरी कहानी और कही जाती है इनके बारे में, कि समुद्रगुप्त के जो है 2 पुत्र थे, यानी समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। पहला यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, और पहला था यानी बड़ा बेटा था रामगुप्त। तो दोस्तों चंद्रगुप्त को जो है इस ध्रुव देवी से जो है प्यार था। किससे दोस्तों, ध्रुव देवी से प्यार था। अब ध्रुव देवी से जब प्यार था और इससे ये शादी करना चाहता था, ध्रुव देवी जो है अपने घर को से कहती है कि मुझे जो है चंद्रगुप्त सेकंड से जो है शादी करनी है। तो ध्रुव देवी के पिता क्या करते हैं, सीधे किसके पास जाते हैं, समुद्रगुप्त के पास जाते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अब ध्रुव देवी का पिता देखता है कि गद्दी पर यानी समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा कौन बनेगा, रामगुप्त बनेगा। क्योंकि दोस्तों राजा का बड़ा बेटा ही जो है राजा बनता था और रामगुप्त जो है बड़ा बेटा था। तो इसीलिए जो है ध्रुव देवी की शादी किसके साथ कर दी गई थी, रामगुप्त के साथ जो है कर दी गई थी। तो आप दोस्तों ये ध्रुव देवी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है भाभी हो गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह होता है राजकुमारी कुबेर नागा से, और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त की शादी होती है वाकाटक नरेश रुद्र सेकंड से, रुद्र सेन सेकंड से जो है होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक शकों का राजा है जिसका नाम है रुद्र तृतीय। तो रुद्र तृतीय कहता है इस रामगुप्त से, जो कि एक कमज़ोर शासक था, कि तुमको जो है मुझे अपनी पत्नी देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। तो रामगुप्त कहता है भैया मेरे साम्राज्य का तुम विनाश नहीं करना, मैं तुमको अपनी पत्नी देता हूँ। अब जैसे ही ये बात जो है किसने सुनी, ध्रुव देवी ने सुनी। तो ध्रुव देवी जो है सीधी किसके पास जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब ये सुनता है तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये जो है सीधा रामगुप्त के पास जाता है और रामगुप्त को जो है गद्दी पर से हटाता है और खुद राजा बन जाता है। कहता है जब तुम अपनी बीवी की ही रक्षा नहीं कर सकते तो जनता की रक्षा क्या करोगे, इसलिए तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। तो इसको हटा देता है, और इसके हटाने के बाद स्वयं राजा बनता है। और इसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने दामाद रुद्रसेन द्वितीय और ये दोनों मिलकर जो है इस रुद्र तृतीय को जो है ख़त्म कर देते हैं, यानी इसकी हत्या जो है कर देते हैं। और इसी कारण जो है
चंद्रगुप्त सेकंड जो है शकों के अंतिम राजा रुद्र तृतीय की हत्या कर देता है, तो इसीलिए शकारी की उपाधि भी जो है धारण करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बाद में जो है ध्रुव देवी से भी जो है शादी कर देता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारी कहानी जो है किस नाटक में लिखी हुई है, देवी चंद्रगुप्तम में जो है लिखी हुई है, और ये लिखी है विशाख दत्त ने। और साथ ही ये रुद्र तृतीय जो है शकों का अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, तो ये आपको अच्छे से याद हुई होगी। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।